नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 16 मई 16 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो कोशिश क्या करिए, डेली करंट अफेयर के PDF को डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए दोस्तों, बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, क्योंकि एग्जाम के समय वही आपके रिवीजन को हेल्प करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो हरित सागर का शुभारंभ दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो देखिए, जब भी मैं क्वेश्चन को रीड किया करूँ, कोशिश क्या करें साथ में आप लोग आंसर देते हुए। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर इज बी, पत्तन पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा हरित सागर का शुभारंभ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या है, 0 कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने, ठीक है, क्या यहाँ पे देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ किया है। ठीक है, उद्देश्य दोस्तों क्या है, 0 उत्सर्जन, ठीक है, 0 कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यापक दृष्टिकोण को पूरा करना। ठीक है, तो जैसा कि लक्ष्य रखा गया है 0 कार्बन उत्सर्जन हो, और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ किया है। यहाँ पे हम बात करें हरित सागर दिशा निर्देश 2023, तो ये देखा जाए प्रकृति के साथ कार्य करने की अवधारणा के साथ स्वयं को आगे बढ़ाते हुए और पोर्ट इकोसिस्टम के जैविक घटकों पर प्रभाव को कम करने के भावना के साथ बंदरगाह के विकास, संचालन और रख रखाव में इकोसिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ाने की परिकल्पना करता है। ठीक है, इस देखा जाए दिशा निर्देश में। वही देखा जाए इस पहल की दोस्तों बात करें तो यह पहल जो है पत्तन संचालन में स्वच्छ या हरित ऊर्जा के उपयोग, भंडारण के लिए बंदरगाह क्षमता विकसित करने, हरित ईंधनों जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल, इथेनॉल इत्यादि के कुशल प्रबंधन और सुरक्षित इस्तेमाल करने पर यह जोर देता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बेसिकली देखा जाए तो इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करके ओवरऑल जो है सारी चीजें 0 कार्बन उत्सर्जन होना चाहिए। ठीक है, जो भी बंदरगाह के विकास में कार्य हो रहा है, उसके संचालन, उसके रख रखाव में, तो एक तरीके से इको फ्रेंडली सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, और यही है दोस्तों हरित पत्तन दिशा निर्देश हरित सागर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, लेकिन उसके पहले दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं कुछ और भी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करते दोस्तों, अभी हाल ही में देखा जाए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहल शुरू की है जिसका नाम है सक्षम। ठीक है, तो ये एक प्रशिक्षण ऑनलाइन पहल है सक्षम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। हमने ये बताया था कि दूर दराज के जो क्षेत्रों में जो एक तरीके से स्वास्थ्यकर्ता जो होते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले, उनको ऑनलाइन एक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी हेल्थ से संबंधित चीजों के लिए। और इसीलिए देखा जाए तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने सक्षम नामक जो एक तरीके से पहल की शुरुआत किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस अंतरिक्ष संस्थान ने स्टार्ट पहल शुरू किया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसरो है, यहाँ पे नासा है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, यहाँ पे जाक्सा जापान की। ठीक है, करेक्ट आंसर दोस्तों सी है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इंडिया की जो स्पेस एजेंसी उसने ध्यान रखिएगा स्टार्ट पहल शुरू किया। स्टार्ट का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने देखा जाए अभी हाल ही में, ठीक है, छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन प्रदान करने के लिए इस पहल की शुरुआत किया है। तो जितने भी जो छात्र होंगे उनको अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित या फिर टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी के विभिन्न जो पहलू हैं उनसे अवगत कराने के लिए, उनका अवलोकन करने के लिए जो है एक पहल की शुरुआत की है। और इस पहल का नाम क्या है दोस्तों, स्टार्ट यानी कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये पहल का नाम है और यह कार्यक्रम ध्यान रखिएगा एक प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। एक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा छात्रों को, किन छात्रों को, जो कि ध्यान रखिएगा भौतिक विज्ञान, ठीक है, यानी कि जो फिजिक्स में और या फिर प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के जो ठीक है छात्र होंगे। तो जो ग्रेजुएट होंगे, जो किससे फिजिक्स के बैकग्राउंड के होंगे, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित होंगे, उनको एक तरीके से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। स्टार्ट
कार्यक्रम के बारे में दोस्तों देखा जाए तो प्रारंभिक इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो भारतीय छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पेशेवर बनाने में मदद करना। ठीक है, क्योंकि इसरो का अंतरिक्ष विज्ञान अन्वेषण कार्यक्रम नए डोमेन का विस्तार कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र है उसमें जो पेशेवर बनाने में मदद करेगा ये स्टार्ट कार्यक्रम ध्यान रखिएगा। यह कार्यक्रम अनुशासन, अनुसंधान संभावनाओं और पेशेवर मार्गों के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समझ प्रदान करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट कार्यक्रम दोस्तों इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे बात कर लेते हैं अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में, यानी कि नासा के बारे में। देखिए नासा ने और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM ने एक कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल करके एक मॉड्यूल पेश किया है। तो ये देखा जाए इन्होंने यानी कि नासा ने और IBM ने उपग्रह डेटा को बाढ़, आग और अन्य परिदृश्य में होने वाले बदलावों को उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र में बदलने के लिए एक नया भूस्थानिक मॉडल पेश किया। ठीक है, किसने दोस्तों, तो नासा ने और IBM ने। वही बात करें इससे क्या होगा, तो इससे ग्रह के इतिहास और भविष्य के संबंधित यानी कि जो पृथ्वी ग्रह है उसके इतिहास के बारे में, और ना सिर्फ इतिहास यानी कि पीछे हुए जो किस तरीके से पृथ्वी बनी, बल्कि भविष्य के संबंध में भी एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा इन लोगों का कोलैबोरेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में बाजरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो बाजरा उत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जा रहा है, तो ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात करें उत्तराखंड के देहरादून में ये 4 दिनों तक का चलने वाला बाजरा उत्सव है। ठीक है, देखिए मोटे अनाज को श्री अन्न भी कहते हैं, श्री अन्न। ठीक है, इसलिए इस महोत्सव को श्री अन्न महोत्सव भी कहते हैं। और ये महोत्सव 13 मई को शुरू हुआ है, ये 17 तारीख तक चलेगा। ठीक है, यह महोत्सव, इस उत्सव की बात करें तो चूंकि मोटे अनाज से संबंधित ये उत्सव है, तो मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूक करना, यानी कि मोटे अनाज के जो स्वास्थ्य के लाभ है उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, जन जागरूकता फैलाना, और इस श्रेणी में फसल उगाने की राज्य की क्षमता पर विचार विमर्श करने के लिए जो है ये उत्सव आयोजित किया गया है। इस उत्सव का उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक लोगों को ठीक है बाजरा का उत्पादन की ओर आकर्षित करना, और जिससे कि बाजरे का जो उत्पादन है दोस्तों उसको 2025 तक ठीक है लक्ष्य रखा गया है दुगना करने का। तो इससे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटे अनाज के लाभों के बारे में बताना, जिससे कि इसकी डिमांड बढ़े, और जब डिमांड बढ़ेगी तो इसका उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो जो लक्ष्य रखा गया है मोटे अनाज का 2025 तक दुगना, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या मनाया गया है, श्री अन्न महोत्सव देहरादून में मनाया गया है। दोस्तों जैसा कि पता है कि भारत के प्रस्ताव के आधार पर ठीक है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया है दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष। वही बात करें मोटे अनाज, जो कि मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं, तो उत्पादन में देखिए सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है मोटे अनाज का दोस्तों वो करता है कर्नाटक, उसके बाद देखा जाए राजस्थान, फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है। ठीक है, तो ये डेटा है, इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे की निम्न में से कहां संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 आयोजित किया गया है। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन का स्टार्टअप फोरम था जो कि दोस्तों आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टार्टअप इंडिया ठीक है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में कहा भी दोस्तों नई दिल्ली में पहली बार संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के 3रे संस्करण का आयोजन किया। ध्यान रखिएगा जैसा कि आपको पता है एससीओ की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। ठीक है, भारत देखिए G20 की भी कर रहा है, एससीओ की भी कर रहा है। वहीं देखा जाए तो वाणिज्य मंत्रालय ने ठीक है तो यहाँ पे जो है पहली बार किया है संघाई सहयोग संगठन के स्टार्टअप फोरम का, और ये ध्यान रखिएगा ये 3रा संस्करण का था। ठीक है, 3रा संस्करण था, लेकिन भारत में इसका आयोजन पहली बार हुआ है। इससे पहले देखा जाए तो वर्चुअल रूप से 2 संस्करण जो है वो सफलतापूर्वक जो है आयोजित किए जा चुके हैं। उद्देश्य देखिए क्या है इसका कि यह संघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य देश हैं उनके बीच स्टार्टअप के बारे में बातचीत को बढ़ावा देना, ताकि वो लोग आपस में बात कर सके कि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके, अधिक रोजगार सृजन और युवाओं को नवाचार समाधान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, यही इस स्टार्टअप जो संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप का जो बैठक थी, सम्मेलन था, यही बेसिकली इसका उद्देश्य था। बात करते हैं दोस्तों एससीओ की। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघाई सहयोग संगठन की। तो ध्यान रखिएगा ये एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 2001 में हुई थी, संघाई चीन में हुई थी, लेकिन इसका जो सचिवालय है वो बीजिंग में है, चीन के बीजिंग में।
वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं, जिसमें से देखा जाए चीन है, रूस है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है और तजाकिस्तान है। 2017 में भारत और ध्यान रखिएगा पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे और इस साल यहाँ पे ईरान जो है शामिल हुआ है। तो टोटल इतने सदस्य हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई परिषद की पहली बैठक कहां आयोजित की गई। तो एमएसएमई की पहली बैठक दोस्तों कहां आयोजित की गई है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं और ये की गई दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में देखा जाए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद का उद्घाटन बैठक किया है। ठीक है, किसने किया है दोस्तों, ये किया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने किया है। परिषद को देखिए, परिषद को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय की निगरानी करने, केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और एमएसएमई क्षेत्रों में सुधारों की प्रगति की निगरानी करने हेतु एक प्रशासनिक और कार्यात्मक इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना भी शामिल है। तो जैसा कि आपको रैम का फुल फॉर्म होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए कि रैम जो योजना चलाई गई थी, कार्यक्रम चलाया गया, तो उद्देश्य दोस्तों क्या है, एमएसएमई। तो रैम की बात करें दोस्तों तो इसको देखा जाए जून 2022 में जी कार्यक्रम शुरू किया गया था। कौन सा, रैम कार्यक्रम दोस्तों शुरू किया गया था और उद्देश्य क्या था, बाजार पहुंच, ऋण उपलब्धता और शासन पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना। ठीक है, किसका, एमएसएमई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एमएसएमई के तहत। तो ये रैंप आपसे पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, किसके क्षेत्र को बढ़ाने से संबंधित है, तो ये एमएसएमई से संबंधित है। वही बात करें दोस्तों गृह मंत्रालय की, तो गृह मंत्रालय ने देखिए अगले यहाँ पे जुलाई की बात करें तो 13 से लेकर के 14 जुलाई तक देखिए गुरुग्राम, हरियाणा का जो शहर गुरुग्राम है, वहां पे नॉन फंजिबल टोकन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा विषय पर G20 सम्मेलन का आयोजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा कि सम्मेलन का आयोजन कर रहा है गृह मंत्रालय गुरुग्राम में, किससे संबंधित दोस्तों, G20 पर एक, ठीक है, G20 सम्मेलन में जो विषय क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा नॉन फंजिबल टोकन, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा विषय पर। ठीक है, कहाँ पे, गुरुग्राम में होगा, गृह मंत्रालय इसका जो है आयोजन करेगा। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों और इसका जो करेक्ट आंसर है ध्यान रखिएगा ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको देखिए अभी हाल ही में प्रदान किया गया भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार जो प्रदान किया गया है ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि इनके शासन में, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी के जो शासन में भय मुक्त उत्तर प्रदेश उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, ठीक है, पूर्व जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी को भारत रत्न डॉक्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पे मुख्यमंत्री की ओर से देखिए इस पुरस्कार को ग्रहण किसने किया, तो यूपी विधान परिषद के जो सदस्य हैं डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने जो है इस पुरस्कार को ग्रहण किया है। इसके अलावा और भी लोगों को इस जो है सम्मानित किया गया है डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से। तो फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा, उदित नारायण, राजपाल यादव सहित अन्य जो है गणमान्य व्यक्तियों को भी इस अवसर पर 13वें, ध्यान रखिएगा ये 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार था, उनसे सम्मानित किया गया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी दिया गया है। किस लिए दोस्तों, तो भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4400 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, 4400 करोड़ रुपए की। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, लगभग कितना 4.5 यहाँ पे एक तरीके से 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आधारशिला रखा है, उसका उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं में देखिए क्या क्या शामिल है, इसमें शहरी विकास विभाग, जल आपूर्ति विभाग, सड़क और परिवहन विभाग, खान व खनिज विभाग से संबंधित लगभग 2450 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजना का भी शिलान्यास उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1950 करोड़ रुपए की पीएम आवास योजना, ठीक है, ग्रामीण और शहरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, उसका शिलान्यास किया
और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के दौरान जो इस योजना के तहत, ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी योजना के तहत जो लाभार्थी थे उनको की आवास बना करके उनकी चाबियां भी सौंप कर योजना के तहत लगभग कितने घरों का गृह प्रवेश करवाया दोस्तों? तो 19,000, ठीक है, घरों के गृह प्रवेश में भी उन्होंने हिस्सा लिया। तो इस योजना के तहत जो घर बनाए गए थे और इसके जो लाभार्थी थे उनको घरों की चाबी सौंप करके इस भी कार्यक्रम का हिस्सा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में 4,400 करोड़ की विकास परियोजना का शिलान्यास किया और इसी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में भी, ठीक है, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो राजस्थान के नाथाद्वार, ठीक है, नाथाद्वार में 5,500 करोड़, ठीक है, की लागत की विकास परियोजना। तो यहाँ पे राजस्थान में भी इन्होंने लगभग 5,500 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया है और इसमें देखिए क्या क्या शामिल होगा। तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और 3 रेल परियोजनाएं जो हैं वो इसमें शामिल होंगी, ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और कौन से संस्थान ने मिलकर पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीकी विकसित की है। तो पानी के नीचे जो है नौसेनाएं आपस में कम्युनिकेशन कर सके, संचार कर सके, इसके लिए एक सेंसर तकनीकी विकसित की गई है। डीआरडीओ और किस संस्था ने मिलकर के किया है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है आईआईटी मद्रास। करेक्ट आंसर इज ए। तो यहाँ पे दोस्तों आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, यानी कि आईआईटी मद्रास और के जो शोधकर्ता है और साथ ही साथ जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है डीआरडीओ, इनके वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक सेंसर तकनीकी विकसित की है जो कि पानी के नीचे क्या कर सकेगा दोस्तों? संचार कर सकेगा। आप ये देख सकते हैं इस संसार जो ये सेंसर है, ठीक है, इस तकनीकी का इस्तेमाल देखिए किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाएगा, पानी के नीचे संचार के लिए किया जाएगा, ठीक है। ये तकनीकी दोस्तों अपेक्षाकृत कम लागत पर उपकरणों के निर्माण को सक्षम करेगी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय फाउंड्री की लागत अधिक है, ठीक है। शोधकर्ताओं ने, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक MEMS यानी कि माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम तकनीकी विकसित की है जहां उन्होंने लगभग 100 मिलीमीटर व्यास वाली पीजो इलेक्ट्रिक पतली फिल्म बनाई है। तो इसका बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सेंसर तकनीकी जो विकसित की गई है पानी के नीचे संचार के लिए किसके द्वारा दोस्तों? तो ये आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ ने मिलकर के विकसित किया, ठीक है। आइए यहाँ पे कुछ चीजें और भी दी हुई हैं, हम देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आईआईटी दिल्ली में तीसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो की शुरुआत किया, ठीक है। तो तीसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो, ठीक है, कहाँ पे जो दोस्तों इसकी शुरुआत किया गया है? आईआईटी दिल्ली में, ठीक है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार ने दोस्तों? तो ये किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने, ठीक है। तो यहाँ पे उड़ीसा राज्य सरकार की दोस्तों हम बात करें तो उड़ीसा राज्य सरकार ने, ठीक है, सुपर स्पेशलिटी और जो ये आप देखा जाए तो स्पेशलिटी जो अस्पताल है उनमें आनुवांशिक परीक्षण और उपचार के लिए प्रत्येक डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोगियों के लिए 10 लाख रुपए की एक मुफ्त वित्तीय सहायता की घोषणा किया है, ठीक है। किसके लिए दोस्तों? तो डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए, ठीक है। यह घोषणा देखिए उसके बाद दिया गया है जब जो उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद हुआ जिसमें यह बताया गया था कि जो उड़ीसा सरकार है और जो केंद्र सरकार वो दोनों ये सुनिश्चित करने को ये एक तरीके से निर्देश दिया गया था और इस निर्देश में कहा गया था, ठीक है, यह दिशा निर्देश दिया गया था कि डीएमडी से पीड़ित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है। तो उस दिशा निर्देश के जारी करने के बाद जो है वहां की राज्य सरकार ने यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार ने जो डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित रोगी है उनको 10 लाख रुपए की एक मुफ्त वित्तीय सहायता देने की बात की गई, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं उड़ीसा के द्वारा जो है उड़ीसा से संबंधित कुछ करंट अफेयर को। जैसे कि भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया गया कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में। वही बात करें अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में। और यहाँ पे महानदी कोलफील्ड से ने चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया, कहाँ पे किया है? उड़ीसा में किया है। तो ये उड़ीसा से संबंधित फैक्ट्स है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट एमसीक्यू की हाल ही में कब विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 13 मई को मनाया गया। करेक्ट आंसर है सी।
तो यहाँ पे बात, तो 13 मई को मनाया गया है, ठीक है, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर ध्यान देने के लिए, ठीक है, या फिर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से हर साल दोस्तों 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उद्देश्य समझ में आ रहा होगा आपको, जैसा कि बताया गया कि इनके प्रति लोगों को जागरूकता यानी कि जागरूकता बढ़ाना है। शिक्षा और संरक्षण कार्यों के माध्यम से जो प्रवासी पक्षी होते हैं और उनके जो आवास होते हैं उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। क्योंकि हम दिवस की बात करें तो देखिए पीसीएस के एग्जाम में डायरेक्ट आपसे थीम पूछ दी गई थी, तो थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम देखिए क्या है दोस्तों, जल और प्रवासी पक्षियों के लिए इसका महत्व, ठीक है, ये इसकी थीम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं इस दिवस को, यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की जो पहली बार ये मनाया गया था 2006 में मनाया गया था, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप और कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज के द्वारा मनाया गया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यूनेप के द्वारा, यूनेप के बारे में किस एस्टैब्लिश कब किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बात करते हैं कन्या दिवस की। देखिए 22 मई को मनाया गया था पादप स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। इस दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम सभी के लिए पादप स्वास्थ्य है, ठीक है, पौधों की रक्षा जीवन की रक्षा, ये इसकी थीम है। बात करें इसके बारे में दोस्तों की, लोग पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए पौधों के स्वास्थ्य, ठीक है, पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी। ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको पता है हमारे जीवन में पौधों का कितना महत्व है, ना सिर्फ लोगों के जीवन में, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, इन सब की भलाई के लिए पौधे का स्वस्थ रहना, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है इस दिसंबर 2019 में इस दिवस की घोषणा की गई थी कि ये दिवस मनाया जाएगा। उसके पहली बार जो ये दिवस मनाया गया दोस्तों वो 2020 को पहली बार मनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 20 मई को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। दोस्तों मैं सबसे पहला फैक्ट है आज का की राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है, राजीव धर को किया गया है। वही देखिए फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, देखिए दो लोगों को, बारबरा ठीक है, किंग्सलोवर जो कि अमेरिकी उपन्यासकार हैं और हर्नाड डिजाज जो कि अर्जेंटीना के लेखक हैं। वही ट्विटर के नए सीईओ बने कौन दोस्तों, लिंडा याकोरिनो बने हैं। यहाँ पे देखा जाए 8 years ऑफ मोदी सरकार द कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, संदीप मारवाड़े की बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार 3 बुक आपसे पूछी गई है पीसीएस में, ठीक है। वही बात करें अमेरिकी सीनेट ने महिलाओं से जुड़े वैश्विक मुद्दों के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया, किसे किया है, भारतीय अमेरिकी है, गीता राव गुप्ता को किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो करंट अफेयर की पीडीएफ है जो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दिया जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डाउनलोड करिए। डाउनलोड नहीं सिर्फ क्या करिए बल्कि डाउनलोड करके आप अपना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।